कोई बात नहीं है। मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और पार्टी की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मास्टर हैं। इंदौर से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक इन्होंने कई सारे इलेक्शन मैनेजमेंट किए हैं। कैलाश जी, मैं सबसे पहले उत्तराखंड से आपके साथ आऊंगा। उत्तराखंड में 53 सीटें, ये एक बहुत बड़ी मेजोरिटी है। उत्तराखंड में पहले जब से राज्य बनाए तब से इतना बड़ा जनादेश किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिला था। तो क्या बीजेपी जो कह रही थी कि अब कांग्रेस पार्टी हरीश रावत के साथ नहीं है, उसने साबित कर दिया। भले से कोर्ट ने रीइंस्टेट करने का डिसीजन हरीश रावत के फेवर में दिया। इसको मैं देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए थे, माफिया के पर्याय बन गए थे, अराजक लोगों को संरक्षण देने वालों के पर्याय बन गए थे। और मैं समझता हूं उत्तराखंड की जनता ने उनको नकारा है, पूरी तरीके से नकारा है। वह चाहते हैं स्वच्छ राजनीति, उत्तराखंड चाहती है विकास की राजनीति। उत्तराखंड चाहता था कि माफियाओं से मुक्ति मिले, अराजक लोगों से मुक्ति मिले, और इसलिए एक तरफा वहां भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। उनको विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास होगा, और इसीलिए एक झाड़ू निकल गई कांग्रेस की और पूरी तरीके से पूरा उत्तराखंड मोदीमय हो गया, भाजपामय हो गया, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपका मानना है? कैलाश जी, मैं ये भी अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे दर्शक जो पटाखों की आवाज सुन रहे हैं वो बीजेपी दफ्तर के अंदर चल रहे हैं। हालांकि परसों ही होली है ना, परसों होली है, रंग खेले जाएंगे और शरारत का त्योहार होता है होली, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले दिवाली भी मना रहा है दिल्ली का बीजेपी मुख्यालय। कैलाश जी, अब ऐसे में जब आपके पास एक से एक बड़े नेता हैं, चाहे वो विजय बहुगुणा हो, चाहे वो हरक सिंह रावत हो, चाहे वो यशपाल आर्या हो, चाहे वो अजय भट्ट हो, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक हो, चाहे वो बीसी खंडूरी साहब हो, चाहे वो भगत दादा कोश्यारी हो, इतने सारे नेताओं के बावजूद आप मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे, किस आधार पर बनाएंगे? देखिए, ये तो विधायक दल तय करेगा, और ये हमारे लिए मुख्यमंत्री बनाना चुनौती नहीं है। हमारे लिए चुनौती है कि हम उत्तराखंड को इतने बड़े बहुमत के साथ विकास ठीक तरीके से कैसे कर सके, और मोदी जी के नेतृत्व का, केंद्र सरकार का हम कैसे उत्तराखंड को लाभ दिला सकें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो टीम वर्क के साथ काम करेगा, सबको साथ में लेके काम करेगा और उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेगा। उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेगा। जो आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुनामी देखी, जैसा कि अभी जिक्र किया कि 11 मार्च 2011 को सुनामी आई थी जापान के अंदर, और उसने जापान में काफी कुछ बदला था। यही सुनामी आज आई है 11 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब बीजेपी और अलायंस 309 सीटों तक पहुंच गया है, 309। बीएसपी सिमट गई है 15 सीटों पर, समाजवादी पार्टी सिमट गई है कांग्रेस अलायंस के साथ 69 सीट्स पर, और अदर्स 10 पर। कैलाश जी, इस फिगर को देखने के बाद आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि मायावती की राजनीति अब खत्म है उत्तर प्रदेश में? देखिए दीपक जी, यदि आप पूरे इस चुनाव का एनालिसिस करेंगे कि तो इस देश की राजनीति में मोदी जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने 2014 से इस देश की राजनीति का एजेंडा बदलने का प्रयास किया। उन्होंने डेवलपमेंट का नारा दिया, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, और मुझे कहते हुए ये बहुत गर्व है कि उत्तर प्रदेश के यदि आप वोटों का एनालिसिस करेंगे तो हर व्यक्ति ने हमको वोट दिया, हर जाति ने हमको वोट दिया, यहां तक कि मुसलमान का भी हमको 10% वोट मिला है। तो जो इस देश के अंदर विकास की राजनीति पसंद करेंगे, अब डेवलपमेंट की राजनीति वर्सेस आल हो गया, तो मुझे लगता है कि देश को विकास एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, और मोदी जी ने यह एजेंडा देकर देश की राजनीति में एक भूचाल लाया है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है उसमें सब वर्गों का सहयोग है। तो ये नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन हो गया, हिंदू वोट मिला, मुसलमान वोट भी मिला, दलित वोट भी मिला, सवर्ण वोट भी मिला, पिछड़ा वोट भी मिला।
तो सब वोट के साथ इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है और यह सिर्फ विकास विकास और विकास को ही मिला है और इसमें मोदी जी को श्रेय जाता है इसका। ठीक है, मैंने माना मोदी जी को श्रेय दिया, मोदी जी बात भी करते हैं सबका साथ सबके विकास की। मैंने आपके इस तर्क को भी माना कि मुसलमानों का कुछ ना कुछ वोट तो बीजेपी को जरूर गया है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की स्ट्रैटेजी योग क्यों नहीं थी? बीजेपी की स्ट्रैटेजी सबका साथ सबका विकास वाली क्यों नहीं थी? कारण इसका मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 403 में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने एक भी मुसलमान को विधानसभा का टिकट नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं, मतलब सबको इंक्लूड करने वाली पॉलिटिक्स नहीं है? देखिए, ऐसा है दीपक जी, आप तो जानते हैं कि चुनाव में जीत और हार कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता है। अभी आप अपने एनालिसिस में बता रहे थे कि 100 ऐसी सीट्स थी जहां मुसलमान चाहता था वही पार्टी जीतती थी, वहां पर भी 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। यदि आपका एनालिसिस सही है तो अब मुसलमान भी समझने लगा है कि वास्तव में डेवलपमेंट के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। तो आप इस बात को इस दृष्टि से मत देखिए कि हमने टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं देने के बाद भी मुसलमान ने हमको वोट दिया। ये विश्वास नेता के प्रति विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे लगता है। अब कैलाश जी, आप संसद के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी को ओवरसी करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को देखते हैं। क्या लगता है आपको संसद का माहौल कितना बदल जाएगा, खासतौर पर ऐसे वक्त जब देश के इतिहास में पहली बार राज्यसभा में कांग्रेस से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की होंगी? इस बहुमत का क्या फर्क पड़ेगा कम से कम पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में? देश की जनता महसूस करती थी कि मोदी जी को अभी पूरी ताकत जनता की नहीं मिली है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो हमारा बहुमत था पर अपर हाउस में हमारा बहुमत नहीं होने से कई बिल रुक जाते थे। अब मोदी जी को फुल फ्लेश देश की जनता ने समर्थन दिया है। अब तो बॉल हमारे पाले में आ गई है। अब हमें वो वादे जो देश की जनता से हमने किए हैं उसको क्रियान्वयन का एक अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती भी है और देश की जनता को अपेक्षा भी हमसे ये करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो बड़ी चुनौती आपके सामने आएगी, जिसके लिए आपको फिर से अपनी रातों में जागना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। अभी तक मेरी जितनी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने या आप सब लोगों ने नामों के बारे में विचार नहीं किया है। आप लोग अभी तक ये देख रहे थे कि किस तरह का अर्थमेटिक उत्तर प्रदेश और पंजाब और उत्तराखंड में आपके पक्ष में आता है। अब जब बंपर मेजोरिटी आपको मिली है तो क्या ये दोनों ही पद भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे या बाकी पार्टियों से डिस्कशंस होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा और जो परंपरा है कि उपराष्ट्रपति का पद विपक्ष को और राष्ट्रपति का पद पक्ष को मिले, ऐसा ही होगा? देखिए, इस बारे में तो मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा दीपक जी, क्योंकि ये निर्णय हमारी अपेक्स जो बॉडी है वही करेगी। पर फिर भी हम सबसे चर्चा करके जरूर करेंगे। हम चाहेंगे कि जब हमारे सहयोगी दल है, एनडीए के सहयोगी दल है, उनके साथ बैठ के ही हम निर्णय करेंगे। हम कोई भी निर्णय थोपेंगे नहीं, राय सबकी लेंगे और अपना मत भी रखेंगे और जिसमें जो आम सहमति बनेगी उस अनुसार काम करेंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि दो युवाओं का गठबंधन हुआ था, अगर खास तौर पर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, एक तरफ राहुल गांधी थे और एक तरफ अखिलेश यादव थे। दोनों का कहना था हम दोनों, राहुल गांधी थे और एक तरफ अखिलेश यादव थे, दोनों का कहना था हम दोनों युवा हैं, हम दोनों की सोच नहीं है, हम दोनों नए ढंग की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, कृपया हमें समर्थन करिए। उसके बीच में गधे भी आ गए, उसके बीच में राहुल गांधी का फटा हुआ कुर्ता भी आ गया, दुनिया भर के बाकी वक्तव्य आए। इन दोनों के गठबंधन को आप कैसे देखते हैं और आपको क्यों लगता है कि जनता ने इस गठबंधन को रिजेक्ट किया, खासतौर पर राहुल गांधी को लगभग पूरी तरह? देखिए, राहुल गांधी जी ने अपना उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान प्रारंभ किया था, तब नारा दिया था कि 27 साल बेहाल, और 27 साल यूपी बिहार प्रदेश में घूमे, खटिया पर बैठे, खटिया उनकी टूट गई, लुट गई। उसके बाद उन्हें लगा कि जनता हमारे साथ नहीं है, तो उन्हें गठबंधन की तलाश थी। उसी दौरान अखिलेश भी सब दूर घूमे
अखिलेश को भी लगा कि बिना साथ लिए हम बीजेपी से टकरा नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी की भी उस दौरान परिवर्तन यात्रा निकल रही थी और जनता का समर्थन साफ दिखाई दे रहा था। तो दोनों को घबराहट थी, तो ये घबराहट में दोनों ने गठबंधन किया। पर इस गठबंधन के बारे में यदि आप सोचें तो अखिलेश जी के पिताजी को भी ये गठबंधन पसंद नहीं था, वो भी उससे सहमत नहीं थे, उनके चाचा जी सहमत नहीं थे और राहुल जी की मम्मी भी सहमत नहीं थी। एक बार भी वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं आई। तो आप समझ लीजिए, दो वरिष्ठ नेता, मुलायम सिंह जैसा वरिष्ठ नेता इससे सहमत नहीं था, सोनिया जी स्वयं सहमत नहीं थी, पर बाल हट के आगे दोनों झुके और परिणाम आपके सामने है। और इसलिए असफल गठबंधन कभी भी सफल नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो दोनों को असफलता का अंदाज था, उन्होंने गठबंधन किया और वो पूरी तरीके से असफल हुआ, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब में पीछे रह गई, नंबर 2 की पार्टी बन के रह गई, उसके बाद बीजेपी ने राहत की सांस ली है? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बना लेती तो सबको ये डर था, सब पॉलिटिकल एनालिस्ट ये सोचते थे कि ये कोई ऐसा काम करेगी जो भारतीय राजनीति का आज तक प्रेसिडेंट नहीं रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इज एन हरी। क्या आपको लगता है कि ये राहत की सांस लेने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, नकारात्मकता की राजनीति इस देश की जनता ने कभी भी पसंद नहीं की है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार की राजनीति की है, ये बात सही है कि उनकी 20-22 सीटें पंजाब में आई, पर पंजाब की जनता की एक मजबूरी थी कि वो अकाली दल से नाराज थी, कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने आपको वोट दिया। पर आप अगर एनालिसिस देखें लोकसभा के हिसाब से, तो आपने अपना समर्थन खोया है। उस समय उनकी 4 लोकसभा की सीट थी, उनकी विधानसभा की सीटें उस हिसाब से ज्यादा थी। अब जबकि उनकी विधानसभा की सीटें कम हुई है, तो आप नकारात्मकता की राजनीति कर रहे थे और नकारात्मकता की राजनीति को जनता ने कभी भी बहुत ज्यादा समर्थन नहीं दिया, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप सरकार बनाएगी इस बात की मुझे तो अपेक्षा नहीं थी, लोग जरूर चर्चा करते थे। चलिए, आपको अपेक्षा नहीं थी कैलाश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम